नमस्कार बच्चों, अभिषेक एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस की ये नई क्लास है जिसमें हम आज प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की सबसे पहले यहाँ पर कुछ खास बातें, एक परिभाषा लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होने के कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो हमेशा क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और इस विचलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अगर एक सिक्के को पानी में डालते हैं और आप फिर पानी के अंदर अगर सिक्के को देखेंगे तो बाहर आप हाथ में लेकर उस सिक्के को देखें और फिर पानी में डालकर उस सिक्के को देखें तो दोनों में आपको सिक्के का आकृति जो है वो थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। जब हम पानी में सिक्के को डालते हैं तो होता क्या है कि बाहर हमारे वायु होता है और पानी में डालने पर भीतर हमारा क्या होता है, जल होता है। तो एक माध्यम वायु और दूसरा माध्यम जल। वायु से जब जल में हमारी प्रकाश, जो हमारे आंखों से प्रकाश जा रहा है, वो जब जाता है तो उससे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण सिक्का जो है हमें वो बदला हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का एक एग्जाम्पल है। पानी में रखी झाड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है, झाड़ू जो होती है उसके, और सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण थे हमारे प्रकाश के अपवर्तन के। इसके बाद अभी हमने बात की कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। सबसे पहले माध्यम जो है वो हमारे सामने दो तरह के माध्यम होते हैं, जिसमें पहला माध्यम हम पढ़ने जा रहे हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहलाता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, ये एक लाइन है, ये डिवाइडिंग लाइन है, इसके ऊपर वायु है और इसके लाइन के नीचे की तरफ कांच, यानी पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम हमारा कांच है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की एक किरण जा रही है और जैसे ही दूसरे माध्यम पर जा रही है तो उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जा रहा है। वैसे इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इसका रास्ता क्या हुआ है, थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, ये जो लाइन है दोनों माध्यम के बीच में 90 डिग्री का कोण जो बना रही है, इसे हमने अभिलंब नाम दिया है। तो आने वाली किरण और आपतित किरण, ठीक है, ये अपवर्तन के बाद ये किरण क्या है, पहले देखा जाए तो ये अभिलंब से दूर थी और अब ये अभिलंब के पास आ गई है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम की तुलना में सघन माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हमेशा आई जो है, कोण आई का मान आर से बड़ा होना चाहिए। आई हमारा आपतन कोण होता है और आर हमारा अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग इसी का अपोजिट विरल माध्यम पढ़ेंगे। विरल माध्यम में क्या होता है, जब आपतित किरण हमारे अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अभिलंब से पहले वाली कंडीशन में अभिलंब के पास आ रही थी, अभी क्या है, अभिलंब से दूर हो जाती है। तो हमारा जो दूसरा माध्यम होता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, पहले पॉइंट का जस्ट अपोजिट था। यहाँ पर हमारा पहला माध्यम कांच और दूसरा माध्यम वायु है। अभिलंब से ये किरण क्या हुई है, दूर हो गई है, चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा कोण आर का मान कोण आई से बड़ा होता है, यानी हमारा अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है और जो हमारा आपतन कोण होता है वो छोटा होता है। ठीक, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अभी तक समझ में आए होंगे। इसके बाद अपवर्तन के नियम की बात करेंगे। यहाँ पर अपवर्तन के दो प्रमुख नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के हमारे पास दो प्रमुख नियम हैं, जिसमें पहला नियम हमारा लिखा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बताया गया है आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तन कब होता है, जब माध्यम चेंज होता है। ठीक है, माध्यम चेंज होता है तो हमारा क्या होता है, अपवर्तन। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक, ये तीनों और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे यानी एक ही जगह मिलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, पहला नियम हमारा क्लियर होता है। ठीक, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा क्या होता है, इस अगले नियम को, दूसरा नियम जो अपवर्तन का है, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल एक वैज्ञानिक है, भौतिक
विज्ञान के, और उनके नाम पर ही इसको रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो नियम है ये कहता है कि जब किन्हीं दो माध्यम में एक ही रंग के प्रकाश की किरण के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी ज्या हमारी क्या होती है, साइन। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है कांस्टेंट, यानी साइन आई और साइन आर का मान होता है कांस्टेंट, नियतांक। साइन आई और साइन आर के अपॉन नियतांक को हम लोगों ने एक नाम दे दिया है ANG। ठीक, ANG है क्या, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ANG और ANG को अगर हम लोग फॉर्म जाने तो यहाँ पर लिखा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया था, हमारी प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी, इसलिए हमने इसको कहा है वायु, A से वायु और N से अपवर्तनांक और G से कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया था। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला भी है। उसके बाद अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, माध्यम के अनुसार उसकी चाल में परिवर्तन आता है, सघन से विरल में जाए, विरल से सघन में जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ANG हवा के सापेक्ष A से एयर, यानी हवा के सापेक्ष G से ग्लास, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है C/Vg। ठीक, जहाँ पर C जो है वायु में प्रकाश की चाल है और Vg कांच में प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जहाँ पहला माध्यम वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि हमारा जो पहला माध्यम है वो हमेशा क्या होगा, पहला माध्यम हमेशा वायु हो गया और दूसरा माध्यम हमारा बदलता रहेगा G। ठीक है, पहले वाले में ANG लिखा हुआ है, फिर ANW लिखा हुआ है, उसके बाद AND लिखा हुआ है, फिर ANI लिखा हुआ है। ANG इसके कुछ मान दिए गए, ANG का मान 1.5 होता है। ठीक है, इसे कांच का अपवर्तनांक कहेंगे, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। साथ में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी कहा जा सकता है। ANW की बात करें, इसका मान 1.33 होता है। ठीक है, इसे जल का अपवर्तनांक, W से वाटर यानी जल का अपवर्तनांक कहेंगे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। साथ में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी कहेंगे। ठीक, इसी प्रकार से AND मान दिया है 2.42। ठीक, इसे हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक अथवा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक नाम दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमारा ANI, आई से आइस होता है, यानी बर्फ़, बर्फ़ का अपवर्तनांक, बर्फ़ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, या फिर वायु के सापेक्ष बर्फ़ का अपवर्तनांक कहेंगे, मान इसका 1.31 होता है। ठीक, फिर अपवर्तनांक से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखा है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश के रंग प्रकाश हमारा किस रंग का है इस पर भी निर्भर करता है। अलग अलग रंग का प्रकाश हो सकता है। ठीक, लाइट्स होती हैं हमारे पास कलरफुल, तो कलर्ड वहाँ से क्या होता है, लाइट भी आती है। तो इसी तरह से यहाँ पर फिर इसके पॉइंट को आगे बढ़ाया गया है, बताया गया है बैगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग, वायलेट जो हमारा रंग होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी वहाँ पर प्रकाश का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि ट्रेन वगैरह की जो लाइट्स होती हैं, गाड़ियों की जो लाइट्स होती हैं, यानी जो खतरे का संकेत होता है वो हमेशा क्या होता है, लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अर्थात इसका विचलन सबसे कम होता है। इस वजह से क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश हमें दूर तक दिखाई देता है। जब विचलित नहीं होता है तो प्रकाश क्या होता है, दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अपवर्तनांक का पॉइंट पूरा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा बच रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यानी हमारा क्या है कि दो अपवर्तनांक की बात करें और दोनों में माध्यम क्या है, एक दूसरे के रिवर्स किया जाए। पहले हमारा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की बात की गई है, यानी ANG, और फिर दूसरे में हमारा GNA यानी कि कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक की बात की गई। तो यहाँ पर एक का अपवर्तनांक जो होता है वो दूसरे वाले का व्युत्क्रम होता है, यानी
अपोजिट होता है, यानी दोनों अपवर्तनांकों का अगर हम गुणा कर दें तो इक्वल में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक से संबंधित एनसीईआरटी में क्लास 10 के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट होते हैं। साथ ही अगली क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को ही आगे बढ़ाएंगे और लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसे खुद से फाइंड आउट करें। लेंस किसे कहते हैं और लेंस के प्रकार कितने होते हैं, इनका वर्णन, यानी इसे आप जो है वो थोड़ा सा ढूंढेंगे और फिर अगला जब साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें इस बात का डिस्कशन होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दें, साथ में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।